फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आईएएस बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक्स बताएंगे। आपको बताएंगे कि कौन सी बुक अच्छे से पढ़नी है, कौन सी बुक नॉर्मल पढ़नी है। कंप्लीट जानकारी मिलेगी शुरू से लेकर लास्ट तक। इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश कर दूं, आपको कुछ नहीं करना, नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उसे दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन आएगा, घंटी का बटन, उसे ज़रूर दबाएं। सबसे ऊपर का बटन जो होगा ऑल नोटिफिकेशन, उसे ऑन कर लीजिए। ये सब बिल्कुल फ्री होता है। फ़ायदा होगा कि आरजेएम स्कूल की सभी वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी और आपको मदद मिलती रहेगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले इतिहास की। इतिहास के लिए आपको 9 से 12 यानी 9th से 12th तक की एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है। साथ में स्पेक्ट्रम की बुक आती है आधुनिक भारत का संक्षिप्त इतिहास इस नाम से, और एक किताब आती है बिपिन चंद्रा की आज़ादी के बाद का भारत इस नाम से, इसे पढ़ना है। भूगोल के लिए भी आपको 9th से 12th तक की, 9वीं से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी और एक किताब माजिद हुसैन की आती है, उसे पढ़ना है। आपके सिलेबस में राज्य व्यवस्था का जो टॉपिक है उसके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक बहुत ही बेस्ट है और अच्छे से पढ़ना है इसे। और भारतीय शासन के लिए भी एम लक्ष्मीकांत को ही पढ़ना है। उसके बाद अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स को तैयार करने के लिए आपने जो किताब पढ़नी है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था रमेश सिंह की, या फिर आप लाल एंड लाल की एक बुक आती है इलाहाबाद प्रकाशन से, उसे पढ़ सकते हैं। और 9th से 12th तक की एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी है। साथ ही साथ ध्यान रखिए, सरकार द्वारा प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण उसे बहुत अच्छे से तैयार करना है। सरकार की जितनी भी स्कीम आती है, जितनी भी रिपोर्ट आती है, उन पर अपना ध्यान बनाए रखिए। यानी इसके लिए आपको करंट अफेयर्स पर ध्यान देना होगा। और बजट, जब सरकार बजट जो आता है, सरकार का बजट लॉन्च करती है, तो उसे भी ध्यान से पढ़ना होता है, समझना होता है, क्योंकि इससे जुड़े हुए सवाल आते हैं। इसके लिए आप मृणाल के वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पर। अब आपको बता देता हूँ पर्यावरण के लिए क्या पढ़ना है। पर्यावरण के लिए एनसीईआरटी इज़ मस्ट। उसके बाद परीक्षा वाणी आती है इलाहाबाद से, आप उसे पढ़ सकते हैं। विज्ञान के लिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस के लिए 6th से लेकर 10th तक की एनसीईआरटी पढ़नी है। साथ में करंट अफेयर, ध्यान रखिए इसके लिए तो करंट अफेयर है ही, और करंट अफेयर सबके साथ जोड़ कर रखिए। जिस भी सब्जेक्ट की आप तैयारी करें उसके साथ जो भी करंट इवेंट हो, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटिकल में जो भी करंट अफेयर हो, करंट न्यूज़ हो, उसे अपने नोट्स में जोड़ लीजिए। तो इसी तरीके से विज्ञान और प्रौद्योगिकी की तैयारी के लिए 6th से 10th तक की एनसीईआरटी और करंट अफेयर पढ़ना है। भारतीय संस्कृति के लिए पुष्पाविष्ट सिन्हा की बुक आती है जवाहर बुक डिपो दिल्ली से, उसे आप पढ़ सकते हैं। फाइन आर्ट की तैयारी आप एनसीईआरटी की किताब से करेंगे। भारतीय कला का इतिहास, ये सब एनसीईआरटी की किताब से तैयार होगा। आईएएस बनने के लिए जो सबसे ज़रूरी है और जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर विजिट करना होगा। विदेश मंत्रालय की वेबसाइट mea.gov.in, इस पर आपको विजिट करना है और ध्यान से जो भी करंट अफेयर हो, करंट न्यूज़ चल रही हो इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर, उसको अपनी पैनी नज़र उस पर बनाए रखिए। भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी का जो टॉपिक है उसे कवर करने के लिए आपको श्यामचरण दुबे की बुक पढ़नी होगी, या फिर आप राम आहूजा की किताब भी पढ़ सकते हैं। साथ में 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी कंपलसरी है। एनसीईआरटी बेस है इसलिए बता रहा हूँ। समाज शास्त्र की जो बुक होंगी एनसीईआरटी की 11वीं 12वीं की, उससे आपको पढ़ना है। उससे आपका भारतीय समाज का जो टॉपिक है वो तैयार होगा। एथिक्स के लिए मनोविज्ञान की बुक्स आपको पढ़नी है, वो भी एनसीईआरटी की पढ़नी होगी। और अच्छे अच्छे जो राइटर हैं उनकी बुक्स आप पढ़ सकते हैं। सबसे ज़्यादा नंबर दिलाने वाला निबंध होता है। निबंध लिखना होता है आपको किसी एक टॉपिक पर,
किसी एक विषय पर, आपको अपने विचार लिखने होते हैं वहाँ। तो निबंध लिखने की आपको सबसे पहला काम जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस कीजिए लिखने की, और अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए निबंध दृष्टि के नाम से एक बुक आती है, उसे पढ़ लीजिए। भारत सरकार द्वारा जो प्रकाशित इंडिया ईयर बुक है उसे पढ़िए। आप सबसे ज़रूरी चीज़ें सुनिए पढ़ने वाली। अखबार, आपको अखबार पढ़ना ही पड़ेगा, इससे आप बच नहीं सकते। अखबार अगर आप इंग्लिश मीडियम हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज है, तो आप द हिंदू का अखबार पढ़िए। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो दैनिक जागरण पढ़िए। हाँ, ध्यान रखना, दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन, राष्ट्रीय संस्करण वाला अखबार पढ़ना है। और एक अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड का आता है, उसमें जो आर्थिक मुद्दे हैं उन्हें पढ़ना है सिर्फ। बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार का आर्थिक मुद्दे वाला जो पेज होगा सिर्फ उसे पढ़ना है। पत्रिकाएं, मैगजीन्स आपको पढ़नी होंगी, जिसमें योजना और कुरुक्षेत्र ये बेस्ट है। आपको टेलीविज़न भी देखना पड़ेगा, पढ़ाई करते हुए टीवी देखना नहीं छोड़ देना है। टीवी में आपको जो राज्यसभा टीवी के नाम से चैनल है उसे देखना है, उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, जो कि आपके एग्ज़ाम में काम आती है। लोकसभा के नाम से चैनल है, उसे देखना है। राज्यसभा का जो टीवी चैनल है, राज्यसभा टीवी के नाम से, उसे पहले देखना है। दूसरी बात, आपको YouTube से बहुत सारी हेल्प मिल जाती है, तो YouTube पर आप अच्छे अच्छे जो सीरियल्स हैं उनके एपिसोड देख सकते हैं, जैसे कि सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते के बहुत से एपिसोड पड़े हुए हैं YouTube पर, आप उन्हें देख सकते हैं। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और सोसाइटी को लेकर समझ बढ़ेगी, तो आप पेपर को अच्छे से लिख पाएंगे। रेडियो सुनना है, ऑनलाइन भी सुन सकते हैं मोबाइल से, और रेडियो से भी सुन सकते हैं। रेडियो पे जो ऑल इंडिया रेडियो का है चैनल, उसे ज़रूर सुनना है। और सरकारी जो न्यूज़ होती हैं, जो सरकार की जितनी भी योजनाएं आती हैं, जितनी स्कीम आती है, उन पर आपको अपनी तीखी नज़र बना के रखनी होती है, क्योंकि आजकल जो पैटर्न देखा जा रहा है उसमें करंट अफेयर बहुत ज़्यादा हावी होता है, करंट चीज़ें ज़्यादा होती हैं। आप अगर पॉलिटिकल के बारे में लिख रहे हैं या निबंध लिख रहे हैं किसी पुराने टॉपिक पर, और उससे में जो आप एग्जाम्पल देंगे, जो उदाहरण देंगे, अगर आप वो नया देंगे तो आपका उत्तर बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत अच्छा माना जाएगा, एक आकर्षण वाला उत्तर रहता है। चेक करने वाले को लगता है कि जो भी इसने लिखा है उसे उसकी नॉलेज है, अच्छे से समझ है, तभी तो वो उदाहरण दे पा रहा है। एक बात आपको बता दूं, जो किताबें मैंने बताई हैं ये सूची अंतिम नहीं है, यानी इसके बाद भी, क्योंकि सभी की तैयारी का स्तर अलग अलग होता है, कोई किसी लेवल पर तैयारी करता है, किसी की थिंकिंग अलग है, सोच अलग है, वो अलग तरीके से तैयारी करेगा। ये मेरे अकॉर्डिंग जो नॉर्मल किताबें मुझे लगी, एक एवरेज किताबें, अगर इन्हें आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। इनके अलावा भी अगर आप कोई किताब अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, कोई किताब आपको समझ में आती है, आपकी तैयारी का स्तर कहाँ है ये आपको खुद देखना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत कर रहे हैं तो आप NCERT से शुरुआत कीजिए, क्योंकि NCERT से आपकी समझ बढ़ेगी, आपका बेस बढ़ेगा। हाँ, एक बात ज़रूर है, आपने 6ठी 7वीं में NCERT पढ़ी है, लेकिन उस बचपन की पढ़ाई में और अब की पढ़ाई में बहुत फ़र्क होगा। NCERT बेस है, बेस इसलिए है क्योंकि वहाँ आपको मतलब पता लगते हैं चीज़ों के, कि शब्दों के मतलब आपको पता लगते हैं। पांडुलिपि क्या है, अब पांडुलिपि लिखा शब्द आ जाता है, पांडुलिपि का शब्द का मतलब क्या है ये आपको पता लगेगा। स्रोत अक्सर आप यूज़ करते हैं, सोर्स क्या है, तो जो सोर्स शब्द का, स्रोत शब्द का जो मतलब है वो आपको पता लगेगा NCERT की किताब से। बहुत सारे शब्द जैसे कि संदर्भ, संदर्भ आपने लिखा हुआ देखा होगा, इसके संदर्भ में बताइए, तो संदर्भ शब्द का मतलब क्या है ये आपको NCERT की किताब से पता लगेगा। छोटे छोटे जो शब्द होते हैं जिनके मतलब आपको नहीं पता, आप यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन मतलब नहीं पता होता, वो सारे शब्दों के मतलब आपको NCERT की किताब से मिलेंगे। आपका बेस मजबूत होगा। तो कोशिश कीजिए, अगर आपके पास समय है तो 6ठी से लेकर NCERT की शुरुआत कीजिए, 6ठी से लेकर 12वीं तक की। 9th से 12th तक की मैंने आपको बताई है, क्योंकि इसमें नॉलेज काफ़ी आगे तक की मिल जाती है।
लेकिन अगर आप छठी से बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत कर रहे हैं और समय है तो छठी से शुरुआत कीजिए, क्योंकि अगर आप सिक्स्थ से शुरुआत करेंगे तो आपका बेस मजबूत होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग मजबूत होती जाएगी और आप एक अच्छे लेवल की तैयारी कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करते हैं, आपको जवाब मिलेगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए आरजेएम स्कूल के साथ। धन्यवाद।